नमस्कार, मैं हूं बालकृष्ण थरेजा। आप देख रहे हैं डेली लाइव। आइए शुरुआत करते हैं आज के समाचारों की। सरकार द्वारा श्रम कानून रद्द करने के निर्णय का विरोध करते हुए सीटू कार्यकर्ताओं ने जिला मुख्यालय पर अलग अलग स्थानों पर प्रदर्शन कर विरोध दर्ज करवाया। माकपा कार्यकर्ता, सीटू कार्यकर्ता तथा वामपंथी विचारधारा से जुड़े कार्यकर्ताओं ने शुक्रवार को राष्ट्रीय प्रतिरोध दिवस पर सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करते हुए केंद्र सरकार की मजदूर विरोधी नीतियों के खिलाफ प्रदर्शन किया। जानकारी अनुसार जंक्शन में रेलवे स्टेशन के पास, टाउन में एफसी गोडाउन के पास तथा जंक्शन में सेंट्रल वेयर हाउसिंग के समक्ष सीटू कार्यकर्ताओं द्वारा प्रदर्शन किया गया। इस दौरान बोलते हुए वक्ताओं ने कहा कि कोरोना के कारण लॉकडाउन के चलते केंद्र सरकार ने श्रम कानूनों को 3 साल तक स्थगित कर एवं काम के घंटे बढ़ाकर 8 से 12 करके मजदूर वर्ग पर आघात किया है। उन्होंने श्रम कानूनों में मजदूर विरोधी संशोधन वापस लेने, प्रवासी मजदूरों को जल्द से जल्द घर भेजने की व्यवस्था करने, मजदूरों के बैंक खातों में 7,500 रुपए जमा करवाने तथा देश के सभी गरीब एवं आम लोगों के लिए राशन, भोजन और रोजगार की व्यवस्था करने की मांग की है। प्रवासी मजदूरों को घर भेजो, घर भेजो, घर भेजो। प्रवासी मजदूरों को घर भेजो, घर भेजो, घर भेजो। ये लड़ाई अकेले आपकी नहीं, ये लड़ाई पूरी देश की जनता की है। ये लड़ाई सरकार के खिलाफ लड़ाई है, जिन्होंने हमें इस परिस्थिति में धकेला है। इसलिए हम मिलजुल करके आपके साथ, परिवार के साथ खड़े हैं और मौन रखा गया है और आज पूरे देश के अंदर जो है ज्ञापन दे रहे हैं, क्योंकि हम सोशल डिस्टेंस की पालना करते हुए, कोरोना की लड़ाई के निर्देशों की पालना करते हुए आज हम प्रदर्शन नहीं कर पा रहे, आज हम उस तरह से लड़ाई नहीं लड़ पा रहे, पर फिर भी हम हमारी आवाज़, पूरे मजदूरों की आवाज़ केंद्र सरकार के और देश के सामने रख रहे हैं कि नतीजे बहुत ही खतरनाक होंगे अगर सरकार ने अपने इन जन विरोधी कदमों को नहीं पलटा तो। पूरे देश के अंदर केंद्र के जो ट्रेड यूनियन हैं, उनके संगठन ने संयुक्त रूप से निर्णय लिया है कि देश के अंदर जो मजदूरों कानूनों में मालिकों के पक्ष में, मजदूरों के विरोध पक्ष के खिलाफ जो है संशोधन किए जा रहे हैं, जैसे 12 घंटे का काम किया जा रहा है, तो हम कह रहे हैं 8 घंटे का काम, ओवर टाइम का भुगतान करो और इन तमाम संशोधनों को वापस लिया जाए। दूसरा हमारा ये है कि जो लोग टैक्स नहीं दे पा रहे या टैक्स नहीं दे रहे, उन गरीब परिवारों को 7,500 रुपया उनके खाते में डाला जाए। तीसरी ये है कि जो इस कोरोना के खिलाफ फ्रंट लाइन में रह करके लड़ रहे हैं, चाहे वो आशा हैं या उसके अंदर ठेके के श्रमिक हैं, चाहे एम्बुलेंस के कर्मचारी हैं, चाहे सफाई कर्मचारी हैं, चाहे हमारा सिक्योरिटी का स्टाफ है, ये जो लोग लड़ रहे हैं, इनको उन 50 लाख के बीमा कवरेज के अंदर शामिल किया जाए और उनके परिवार का पूरी तरह से इलाज जो किया जाए, उनको 5 लाख रुपए जो हैं उनके परिवार को दिए जाएँ। और उसके साथ साथ हमारा ये कहना है कि सरकार बड़े पैमाने पे जो निजीकरण कर रही है, उस निजीकरण को बंद किया जाए। इन सारे सवालों को लेकर पूरे देश में आज जो है वो हम अपना ज्ञापन दे रहे हैं। जो केंद्रीय ट्रेड यूनियन है जो 10, उनके राष्ट्रीय आह्वान पर मजदूरों के जो कानूनों को मोदी सरकार द्वारा कोरोना की आड़ में जो खत्म किया जा रहा है और पूंजीपतियों के पक्ष में किया जा रहा है, जिसे लेकर 4 राज्यों के अंदर 8 घंटे का जो कानून था उसे 12 घंटे में तब्दील किया गया। और इसी की मांगों को लेकर हम सीटू के राष्ट्रीय आह्वान पर आज हमने प्रदर्शन किया है और अन्यथा हमारी मांगे नहीं मानेंगी। आने वाले समय में इस प्रदर्शन को हम और ज़्यादा उग्र करेंगे। तमाम ट्रेडर्स ने फैसला किया है कि जो मजदूरों के श्रम कानून थे, लड़के कुर्बानी दे के हासिल किए थे, उनसे ये सरकार ने तोड़ दी और तोड़ने का प्रयास किया। 4 राज्यों ने घोषणा भी की है कि 12 घंटे मजदूर काम करेगा। तो हमारी मांग है कि 6 शिफ्टों में काम करे मजदूर, 6 घंटे काम करे। और ये समाचार दिया है हर केरले पे, हर एक जगह पूरे हिंदुस्तान में हमारा प्रोग्राम सब ने किया है मजदूरों ने। तो जो महामारी को लेकर, महामारी के दौर पर मार पै रही है, गरीब को पै रही है, हमारी मांगे नहीं है पूरी हुई, आगे आंदोलन और तेज करेंगे। आज जो देश प्रदेश के अंदर जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने और मोदी ने जो पूरे देश का नक्शा पकड़ा है, अभी अचानक लॉकडाउन करके और लॉकडाउन की आड़ लेते हुए जो मजदूरों के कानून
मजदूरों ने अपनी कुर्बानियां दे के 8 घंटे का काम तय करवाया था, उस आज लॉकडाउन के चलते हुए वो लागू कर रहे हैं। इसलिए हम लॉकडाउन की पालना करते हुए हम मोदी सरकार को कहना चाहेंगे कि इन हरकतों से बाज आए। जो कानून मजदूर के विरोध में जो बना रहे हैं, हजारों के लाखों की तादाद में मजदूर रोडों पर आएगा। हम कहते हैं कि जो कुर्बानियां दे के मजदूर ने अपने कानून बनाए हैं उनको रद्द करें। और दूसरा, जो हजारों लाखों मजदूर फंसे हुए हैं, अभी भी सरकार रोज कह रही है हम ट्रेनें चला रहे हैं, बसें चला रहे हैं, अपने घर से बहुत लाखों कोस दूर बैठे हैं, भूख मर रहे हैं, उनका अपने घर तक पहुंचाने का मोदी सरकार काम करे। अखिल राजस्थान MNJY लैब हेल्पर संविदा कर्मचारी संघ के पदाधिकारियों ने मुख्यमंत्री से विभिन्न पदों पर भर्ती शुरू करवाने की गुजारिश की है। लैब अटेंडेंट, हेल्पर, क्लीनर व वार्ड बॉय के सर्जित किए गए 1848 पदों की भर्ती प्रक्रिया शुरू करने की मांग को लेकर अखिल राजस्थान MNJY लैब हेल्पर संविदा कर्मचारी संघ ने मुख्यमंत्री को ज्ञापन प्रेषित किया है। इस संदर्भ में शुक्रवार को मुख्यमंत्री के नाम का एक ज्ञापन जिला कलेक्टर को सौंपने आए संघ के सदस्यों ने बताया कि मुख्यमंत्री की ओर से 2013 में मुख्यमंत्री निःशुल्क जाँच योजना शुरू की गई थी। इसके तहत लैब टेक्नीशियन व सहायक के 1593, जबकि लैब अटेंडेंट, हेल्पर, क्लीनर व वार्ड बॉय के 1848 पद सर्जित किए गए थे। 2014 में सरकार बदल जाने से भाजपा सरकार की ओर से लैब टेक्नीशियन व सहायक की भर्ती प्रक्रिया तो 2018 में शुरू कर दी गई, जबकि लैब अटेंडेंट, हेल्पर, क्लीनर व वार्ड बॉय की भर्ती नहीं निकाली गई। संघ सदस्यों के अनुसार 2013 में शुरू की गई मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना के तहत प्रदेश में 1848 कार्मिक वर्तमान में भी कार्यरत हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना में कार्यरत संविदा कर्मचारी, लैब अटेंडेंट, हेल्पर, क्लीनर व वार्ड बॉय की अलग अलग पोस्टों में से लैब हेल्पर नाम सर्जित कर भर्ती प्रक्रिया प्रारंभ करने, मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना में कार्यरत संविदा कर्मचारी लैब हेल्पर की भर्ती प्रक्रिया शुरू करने तथा भर्ती प्रक्रिया अनुभव के आधार पर करने, निःशुल्क जांच योजना में कार्यरत संविदा कार्मिकों को लैब का ही कार्य करवाने की मांग की गई है। इस मौके पर ज्ञापन देने वालों में भावना, श्याम सुंदर, सीताराम, जुलेफा, निर्मला, पवन, कुलविंदर, इंदिरा, गुरमीत कौर, नवाब खान, गुरविंदर सिंह, मुकेश, विनोद आदि मौजूद थे। MNJY सरकार की योजना थी जिसमें 1848 पोस्टें वार्ड बॉय और लैब अटेंडेंट की आई थी, जो कि 2013 में निकाली गई, अभी तक पूरी नहीं हुई सर। और सरकार सभी पोस्टें निकाल रही है पर वार्ड बॉय की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं है। पिछले 21 वर्षों से वार्ड बॉय की पोस्टें नहीं निकाली गई सर। कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया, उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम आपकी आवाज़ प्रशासन तक पहुँचाएंगे। पंचायत समिति टिब्बी के अधीन आने वाली ग्राम पंचायतों के सरपंचों ने शुक्रवार को ग्राम पंचायतों में रिक्त पदों को भरने के लिए जारी किए गए आदेश को बहाल करने की मांग करते हुए CM के नाम का ज्ञापन प्रशासनिक अधिकारियों को सौंपा। ग्राम पंचायतों में ग्राम विकास अधिकारी व कनिष्ठ सहायक लगाने के आदेश निरस्त करने से सरपंचों में रोष व्याप्त है। ग्राम विकास अधिकारी व कनिष्ठ सहायक लगाने के आदेश बहाल करने की मांग को लेकर शुक्रवार को पंचायत समिति टिब्बी के अधीन आने वाली ग्राम पंचायतों के सरपंचों ने मुख्यमंत्री को ज्ञापन भिजवाया। साथ ही इसकी प्रतिलिपि जिला कलेक्टर, जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी, टिब्बी उपखंड अधिकारी व पंचायत समिति टिब्बी के विकास अधिकारी भेजी गई है। यूथ कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष व राजीव गांधी ब्रिगेड के प्रदेश उपाध्यक्ष नवनीत पूनिया के नेतृत्व में शुक्रवार को कलेक्टर से मिले सरपंचों ने बताया कि उनकी सहमति के आधार पर पंचायत समिति टिब्बी के विकास अधिकारी की ओर से 18 मई को आदेश जारी कर ग्राम पंचायतों में ग्राम विकास अधिकारी व कनिष्ठ सहायक लगाए गए थे। सरपंच इन आदेशों से सहमत हैं, क्योंकि कर्मचारी लगाने से ग्राम पंचायतों में राज्य सरकार की मंशानुरूप राज कार्य संपादित होंगे। परंतु इन आदेशों के बाद जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने 21 मई को आदेश जारी कर पंचायत समिति टिब्बी के उन आदेशों को तुरंत प्रभाव से आगामी आदेशों तक निरस्त कर दिया है, जिनमें ग्राम पंचायतों में ग्राम विकास अधिकारी व कनिष्ठ सहायक लगाने को कहा गया है। सीओ की ओर से जारी इन आदेशों में विभाग की ओर से 30 सितंबर 2019 से कर्मचारियों के स्थानांतरण नहीं करने का हवाला दिया गया है, जबकि हनुमानगढ़ जिले में पंचायती राज विभाग में 30 सितंबर 2019 के बाद अनेक स्थानांतरण कार्य व्यवस्था के नाम पर किए गए हैं। जिला परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी की ओर से समय 19 मई को आदेश जारी कर ग्राम विकास अधिकारी को पंचायत समिति नोहर से पंचायत समिति भादरा में लगाया गया है। सरपंचों ने मुख्यमंत्री को भिजवाए ज्ञापन में कहा है कि कांग्रेस सरकार में कांग्रेस पार्टी से जुड़े सरपंचों के कार्य ही नहीं हो रहे, इससे सरपंचों में रोष व्याप्त है। उन्होंने पंचायत समिति टिब्बी के विकास अधिकारी के 18 मई को जारी किए गए आदेश को पुनः बहाल करवाने की मांग करते हुए कहा कि इससे महामारी की वर्तमान स्थिति में ग्राम पंचायतों में कार्य सुचारू रूप से हो सकेंगे। हमारे सरपंच यूनियन के अध्यक्ष विनोद झोड़ जी के नेतृत्व में कलेक्टर साहब से मिलने के लिए आए हैं। कलेक्टर साहब के माध्यम से हमारे आदरणीय लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी अशोक जी गहलोत को हम ज्ञापन पहुंचाना चाहते थे। हमारी जो मुख्य मांग है
इसके अंतर्गत कल 18 तारीख को वीडियो साहब ने एक ट्रांसपोर्ट लिस्ट निकाली थी। वो जो लिस्ट थी वो हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री उनकी जो योजना है तक काम पहुँचे। नरेगा के द्वारा उन्होंने काम शुरू करवाने के निर्देश दिए थे। इसी अंतर्गत हमारे वीडियो साहब शिवा चौधरी ने सभी सरपंचों को, सेक्रेटरियों को, एलडीसीओं की एक मीटिंग बुलाई थी और उन सब से कहा था मुझे आदरणीय मुख्यमंत्री जी की जो योजनाएं हैं उन्हें सफल बनाना है। इसके लिए मुझे आप सभी का सहयोग चाहिए। हम सभी ने उन्हें सहयोग करने का वादा किया था, सभी सरपंचों ने। तो उन्होंने कहा था जिस भी सेक्रेटरी को, एलडीसी को, उसकी नज़दीकी पंचायत है, जैसे हमारे सेक्रेटरी एलडीसी की कमी है, हर सेक्रेटरी को लगभग 2-2 पंचायतें दे रखी है। उन्होंने कहा था कि सेक्रेटरी अपनी नज़दीकी पंचायत ले ले जिससे लोगों को काम प्रभावित ना हो, लोगों को रोजगार मिल सके। उसके अंतर्गत सभी से विचार विमर्श करके उन्होंने एक तबादला लिस्ट निकाली गई थी 18 तारीख को। कल हमारे सीओ साहब ने इसे निरस्त कर दिया। तो नियम सबके लिए तो एक होना चाहिए। जिस आधार पर उन्होंने ये आधार बनाया था शासन सचिव का, वो आधार हमारे सीओ साहब पर लागू क्यों नहीं होता? हमारी मांग यही है कि यहाँ से सीओ साहब को हटाया जाए। कलेक्टर साहब ने भी कोई संतुष्टिजनक जवाब नहीं दिया है। ये 2 दिन तक हमारा काम नहीं हुआ तो हम कलेक्टर साहब के खुद के खिलाफ मोर्चा खोल देंगे। कर्मचारियों, सेक्रेटरियों को तबादला हमारा काम है करना। सरपंचों का भी तो काम है गाँव की व्यवस्था बनाना, हमारा कोई काम नहीं है। पर उन्हें पता नहीं है कि इनका जवाब उन्हें देना पड़ेगा। पंचायत समिति के सभी सरपंचगण जिला कलेक्टर महोदय मानगढ़ को ज्ञापन देकर अवगत कराया कि श्रीमान शिवा चौधरी विकास अधिकारी टिब्बी द्वारा सरपंच और ग्राम विकास अधिकारियों के सामंजस्य से जो ग्राम पंचायतों में ग्राम विकास अधिकारी के पद रिक्त थे उनको उनके द्वारा भरा गया। तो उस आदेश को श्रीमान सीओ साहब ने दिनांक 20/5 को निरस्त कर दिया, ये कहते हुए कि तबादलों में रोक है। एक तरफ सीओ साहब तबादले करें, उन पर रोक नहीं है। तो मेरी यही मांग थी कलेक्टर साहब से कि वीडियो साहब के आदेश को पालना की जाए, उनके आदेश को निरस्त किया जाए। राजकीय अस्पतालों में भीड़ नियंत्रण कर कोरोना के खतरे को कम करने के लिए राज्य सरकार द्वारा ई-संजीवनी ओपीडी सेवा की शुरुआत की गई है। इसके तहत प्रदेशवासियों को घर बैठे ही चिकित्सकीय परामर्श की सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी। वैश्विक महामारी कोरोना के चलते आमजन को घर बैठे परामर्श देने के लिए राज्य सरकार द्वारा ई-संजीवनी ओपीडी सेवा आरंभ की गई है, जिससे अस्पतालों में भीड़ नियंत्रण कर कोरोना खतरे को कम किया जा सकेगा और आमजन को सरलता और सुलभता से परामर्श प्राप्त हो सकेंगे। डॉक्टर ब्रजेश गौड़ ने बताया कि प्रदेश भर में ई-संजीवनी ओपीडी सेवा शुरू की गई है, जिसमें विभिन्न अस्पतालों में चिकित्सक प्रातः 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक निःशुल्क परामर्श सेवा देंगे। कोरोना संक्रमण से बचाने और मरीजों को असहजता से बचाने के लिए यह सेवा शुरू की गई है। उन्होंने बताया कि ई-संजीवनी ओपीडी सेवा का लाभ ऑडियो के साथ वीडियो कॉल पर भी उपलब्ध रहेगा। सुविधा का लाभ कंप्यूटर, लैपटॉप, टैबलेट के साथ वेब कैमरा, माइक, स्पीकर और इंटरनेट कनेक्शन की सहायता से उठाया जा सकता है। इस सुविधा का लाभ मोबाइल के जरिए भी लिया जा सकेगा। रोगी को पंजीयन के बाद जो टोकन नंबर मिलेगा उसे लॉग इन करने के बाद डॉक्टर के परामर्श की प्रक्रिया आरंभ होगी। यद्यपि इस दौरान परामर्शदाता डॉक्टर को विशेषज्ञ सलाह की जरूरत होगी तो टेलीमेडिसिन सुविधा का भी उपयोग किया जा सकेगा। उन्होंने बताया कि वेब पोर्टल पर जाकर संजीवनी.in टाइप करना है। इसके बाद रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना होगा, जहां मरीजों को अपनी जानकारी और मोबाइल नंबर दर्ज करवाने होंगे। मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा जिसे सेव करना होगा। इसके बाद वेब पोर्टल पर ही इसे संजीवनी वेबसाइट पर मरीज अपने मोबाइल नंबर और पासवर्ड में उसे मिले टोकन नंबर डालकर लॉगिन कर सकेंगे। तत्पश्चात उसे जिस डॉक्टर से परामर्श लेना है उसकी जानकारी एंटर करनी पड़ेगी और लगभग 10-15 मिनट के अंदर मरीज को परामर्श मिल जाएगा। ऐसा है कि हमारी जो राजस्थान सरकार ने एक नई महत्वाकांक्षी योजना ई-संजीवनी ओपीडी शुरू की है। मरीजों के हित को ध्यान में रखते हुए राजस्थान सरकार ने संवेदनशीलता दिखाई और जो दूर तक पहुंच नहीं सकते लॉकडाउन के कारण या वैसे ही कोई गरीब मरीज है ट्रांसपोर्ट की कमी के कारण से अस्पताल तक नहीं पहुंच सकता, उसके लिए ई-संजीवनी ओपीडी की सुविधा शुरू की है। इस सुविधा का लाभ उठाने के लिए अपने को ई-संजीवनी पोर्टल पे जाके अपना रजिस्ट्रेशन करो। बड़ा सिंपल प्रोसीजर है, अपने एंड्रॉयड मोबाइल से करवा सकते हैं और वहाँ पे जो डॉक्टर्स पूरे राजस्थान में ऑनलाइन रहते हैं उनसे राजस्थान का निवासी कहीं से भी सवाल कर सकता है, अपनी बीमारी के बारे में पूछ सकता है और हम यहाँ पे बैठ के ऑनलाइन रह के उसको बीमारी के बारे में राय देते हैं और उसको मेडिसिन बताई जाती है, जो उसको ऑनलाइन भी पर्चा उपलब्ध हो जाता है। उसको लेकर वो कहीं भी पास के उस पर जाता है अपने और सरकारी चिकित्सा स्थल पे हॉस्पिटल वगैरह में, तो वहाँ से
उसको मेडिसिन प्राप्त हो जाती है। और कोई इन्वेस्टिगेशन वगैरह मतलब इतना एडवांस है कि उसकी कोई पुरानी जांचें हैं और ऐसा सब अपलोड हो जाती है, तो हम लोग ऑनलाइन उसको भी चेक कर लेते हैं पहले क्या क्या इलाज चल रहा है, और जो भी बढ़िया से बढ़िया उसको ओपिनियन होती है वो हम यहाँ से प्रोवाइड करवाते हैं। ये अपने राजस्थान सरकार ने किया। कारण तो ये जो कोविड के समय में जो अपने आम आदमी की पहुंच चिकित्सक तक, सरकारी या प्राइवेट चिकित्सक तक बिल्कुल कम हो गई थी, तो ये जो टेलीमेडिसिन का जो पहले कंसेप्ट था उसको राजस्थान सरकार ने स्वीकार कर लिया और अपने स्वीकार करके हर जिले में और बहुत सी जगह PSC CSC पे भी अपने टेलीमेडिसिन की सुविधा दी है, जिससे आम मरीज को बिना किराया लगाए घर बैठे चिकित्सा के बारे में राय मिल सके। पेशेंट इसको ई-संजीवनी OPD के गूगल पे जाके उसके पोर्टल पे जाओ, वहाँ पे रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, उसको टोकन नंबर मिल जाएगा और जैसे भी डॉक्टर ऑनलाइन होगा उसके ऊपर उसकी कॉल ट्रांसफर कर दी जाएगी और वो डॉक्टर के साथ में ऑडियो और वीडियो दोनों तौर पे वो अपनी राय ले सकता है और दूसरे अपने जो डॉक्यूमेंट है वो भी अपलोड कर सकते हैं, जिससे उन डॉक्यूमेंट्स को देख के तो किसी ने क्या जांच हुई है, क्या ट्रीटमेंट चला है, वो अपने बता सकते हैं उसको और उसके हिसाब से अपने आगे का ट्रीटमेंट एडवाइज कर सकते हैं। जोहड़ पायतान की भूमि से अधिग्रहण हटवाने की मांग को लेकर शुक्रवार को गांव 2 के अंजे के ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। गांव 2 के अंजे के ग्रामीणों ने शुक्रवार को जोहड़ पायतान की भूमि से अधिग्रहण हटवाने की मांग को लेकर जिला कलेक्टर जाकिर हुसैन को ज्ञापन सौंपा। ग्रामीणों ने बताया कि सन 2008 में गांव में मनरेगा योजना के तहत पक्के जोहड़ का निर्माण कार्य करवाया गया था। बरसात के कारण जोहड़ पायतान बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया, इसकी दीवारें ध्वस्त हो गयी। ग्रामीणों का आरोप है कि गाँव के ही एक वार्ड पंच के पति द्वारा जोहड़ पायतान की भूमि पर मिट्टी भर्ती करवाकर उसके अधिकृत करने का प्रयास किया जा रहा है। इसको लेकर ग्रामीणों में भारी रोष व्याप्त है, लिहाजा कलेक्टर को ज्ञापन सौंप अधिग्रहण रुकवाने व जोहड़ पायतान का पुनर्निर्माण करवाने की मांग की गई है। 2 के अंजे की तरफ से हम जोड़ पायतान को लेकर जिला कलेक्टर महोदय के पास आए हैं। असल में क्या है कि 2008 के अंदर वहाँ जोड़ पायतान का पक्का निर्माण नरेगा के द्वारा करवाया गया था और बाद में बरसात आने की वजह से वो दीवारें जो हैं वो गिर गई। अब उसी चीज़ का फायदा उठाकर वार्ड पंच वो अपने घर के सामने उसमें मिट्टी डालकर उसमें अवैध कब्जा कर रहे हैं। उसी की शिकायत लेकर हम आज यहाँ कलेक्टर साहब के पास आए, क्योंकि ग्राम में इस बात को लेकर भारी असंतोष है कि वार्ड पंच के पति अगर सरकारी भूमि पर कब्जा करेंगे तो इससे वहाँ असंतोष है और हम ये चाहते कोई अप्रिय घटना नहीं घटे। इसलिए हमने आज कलेक्टर साहब को ये आवेदन किया है, उसको दिया है कि आप उसमें देख उचित कार्रवाई जो कानूनी कार्रवाई उसमें करें। अगर इस बात पे अगर वो जोड़ पायतान कब्जा नहीं हटाया गया, जिस तरीके की वहाँ हालात हैं ग्राम में, ग्राम के तमाम ग्रामीण इस बात को लेकर असंतुष्ट हैं, वो आगे आने वाले समय में धरना प्रदर्शन की नीति बनाएंगे। इसलिए जरूरी है कि जल्द से जल्द इस मामले को सुलझाया जाए। जंक्शन के कुछ सैलून संचालकों ने 31 मई तक अपने अपने प्रतिष्ठान बंद रखने का निर्णय लेते हुए विभिन्न समस्याओं के समाधान की मांग को लेकर जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। सैलून संचालकों ने शुक्रवार को 31 मई तक अपने अपने प्रतिष्ठान बंद रखने का निर्णय लिया है। सैलून संचालकों ने बताया कि कोरोना संक्रमण के चलते मीडिया पर चल रही खबरों के कारण लोगों ने सैलून को कोरोना हब करार दे दिया है। कोरोना से बचना है तो सैलून से दूर रहिए, इस तरह के टाइटल्स वाली खबरों के कारण सैलून संचालक मानसिक रूप से परेशान है। सरकार द्वारा उन्हें कोई आर्थिक सहयोग नहीं दिया जा रहा। लॉकडाउन में छूट मिलने के बाद भी सैलून पर ग्राहकों की संख्या न के बराबर है। यदि कोई आता भी है तो तंज कसते हुए यही कहता है कि आपने दुकानें क्यों खोल रखी हैं। सैलून संचालकों का कहना है कि वे कोरोना संक्रमण का वाहक नहीं बनना चाहते। इसके अलावा सैलून संचालकों ने राज्य सरकार से पर्सनल प्रोडक्शन किट सहित सैनिटाइजेशन व स्टेरिलाइजेशन के लिए उपकरण व सामग्री उपलब्ध करवाने की मांग की है। सैलून संचालकों का कहना है कि संक्रमण को लेकर शोध में पाया गया था कि सैलून इसका वाहक हो सकता है, तो ऐसे में सरकार को सैलून संचालकों को किट सहित सैनिटाइजेशन व स्टेरिलाइजेशन के लिए उपकरण व सामग्री उपलब्ध करवानी चाहिए। सामान्यतः पीपी किट की कीमत करीब 500 से 700 रुपए है। स्टेरिलाइजेशन में इस्तेमाल होने वाले उपकरण भी बहुत महंगे हैं। आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण सैलून संचालक इसका खर्च नहीं उठा पाएंगे, लिहाजा सैलून संचालकों ने प्रदेश सरकार से उपकरण व सामग्री उपलब्ध करवाने की मांग की है। मीटिंग एक्चुअली ये राजस्थान का जो जिला हनुमानगढ़ जंक्शन और यहाँ पर सबसे बड़ी स्थिति जो कि लोग डर रहे हैं सैलून संचालकों से। कोरोना आने के बाद में सबसे बड़ा अटैक किया गया सैलून संचालकों से दूर रहो। तो दूर रहने के बाद अगर हेडलाइन में अगर ये डाल रहे हैं कि सैलून संचालकों से दूर रहो, फिर भी आप दुकान खोलने की बात कर रही है गवर्नमेंट, तो ये पल्ला झाड़ रही है कि हम कोई सहायता ना ले लें। तो मैं ये चाहता हूँ ये जितने मेरे सैलून संचालक भाई यहाँ आए हुए हैं, इनका एक ही निर्देश है कि हम दुकान अगर तो हमारे पास क्लाइंट जो आ रहा है ना, वो कह रहा है कि क्यों खोल के बैठे हो आपको तो साफ मना किया गया है। तो हमें बड़ा ही फील हो रहा है, अंतरात्मा हमारी जो बड़ी दुखद है और हमारी स्थिति को आर्थिक सहायता तो
नहीं मिल रही, लेकिन ये दुकान खुलने से पहले गवर्नमेंट को सैलून संचालकों को विशेष सावधानियां बरतने के लिए उनको किट प्रोवाइड करवानी चाहिए थी, उनको सैनिटाइजर देना चाहिए था, उनको ग्लव्स देना था। पीपी किट तो बहुत दूर की बात, अगर इनको नॉर्मल ग्लव्स भी देते तो भी इनको सहायता मिलती, क्योंकि नॉर्मल सी किट अगर ये लेते हैं खरीदते तो 500 रुपये खर्चा आता है, जो कि वहन नहीं कर सकते। और इसी वजह से अगर एक भी कोरोना महामारी का एक शिकार होता है तो वो कईयों को लेकर डूबता है। तो इस चीज़ को देखते हुए हमने 31 तक लॉकडाउन है, हमने पूर्णतया बंद किया है और गवर्नमेंट को हम अवगत करा रहे हैं कि वो अपना पल्ला ना झाड़े। इस बीमारी से आपको निजात पाना है तो सैलून संचालकों को पूर्णतया सहायता आपको देना जरूरी है। और ये संदेश मैं पूरे राजस्थान, पूरी इंडिया को देना चाहता हूँ। जितने भी सैलून संचालक हमारे भाई हैं, ये इसको गौरतलब सुने, सरकार से बिल्कुल लड़े कि अगर भविष्य में काम करना है तो सरकार की सहायता से करो और पूर्ण सावधानी से करो। हमारे एक गलती की वजह से हमारा देश खराब हो सकता है, हम ऐसा काम नहीं करेंगे तो पूर्णतः लॉकडाउन है, हम 31 तक पार्लर नहीं खोलेंगे। और अभी वक्त ब्रेक का, हाजिर होता हूँ छोटे से ब्रेक। यूं तो कई बार मुझे हंसते देखा है, पर ये हंसी कुछ और है। ये गहना मुझ पर जचता है, पर ये महज एक गहना नहीं, ये रूपरेखा है मेरे मन की, हंसती खिलखिलाती लहरों की, जो आतुर थी अब तक मुझ पर सजने को। इसलिए ये गहना ही मेरा सच्चा श्रृंगार है, श्रृंगार है, श्रृंगार है। ब्रेक के बाद स्वागत है। आइए नजर डालते हैं अगले समाचारों पर। प्रदेश यूथ इंटक के पदाधिकारियों ने श्रम कानून रद्द करने के निर्णय को वापस लेने की मांग को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र प्रेषित किया है। श्रमिकों से 12 घंटे काम करवाने में श्रम कानून रद्द करने के निर्णय को वापस लेने की मांग को लेकर शुक्रवार को प्रदेश यूथ इंटक राजस्थान की जिला इकाई के पदाधिकारियों ने प्रधानमंत्री के नाम का ज्ञापन जिला कलेक्टर को सौंपा। यूथ इंटक के पदाधिकारियों ने आरोप लगाते हुए कहा कि भारत सरकार पूंजीपतियों के पक्ष में फैसला कर रही है। श्रमिकों से 12 घंटे काम लेने का निर्णय अमानवीय तथा निंदनीय है। श्रमिकों के लिए बनाए गए कानूनों को रद्द करने का फैसला श्रमिकों के संघर्षों को अनदेखा करने के समान होगा। ज्ञापन में कहा गया है कि श्रमिकों ने श्रम कानून लागू करने के लिए बेहद कड़ा संघर्ष किया था, अब इसे रद्द करने का निर्णय लिया जा रहा है, जो श्रमिकों के हितों के लिए बहुत बड़ा कुठाराघात है। प्रदेश यूथ इंटक द्वारा शुक्रवार को ब्लैक फ्राइडे के रूप में मनाया जा रहा है। यूथ इंटक के सदस्य काली पट्टी बांधकर सरकार के श्रम कानून रद्द करने के निर्णय पर विरोध दर्ज करवाते नजर आए। केंद्र सरकार की श्रमिक विरोधी नीतियों के खिलाफ आज हमारे राष्ट्रीय इंटक व प्रदेश इंटक की तरफ से आह्वान किया गया है। सभी ट्रेड यूनियन की तरफ से जो श्रमिक कानूनों में जो छेड़छाड़ की गई है केंद्र सरकार की तरफ से, वे बेहद ही निंदनीय है और श्रमिकों के जो नियम है उनके कुठाराघात है। इसलिए हमारे राष्ट्रीय आह्वान पर हमारे आज काला दिवस मनाया जा रहा है और काली पट्टी बांधकर, काला कपड़ा बांध के इसका आह्वान किया गया है। इसके साथ साथ में एक दिन का उपवास रखा गया है। जो हमारे हिस्से का जो खाना होगा वो किसी जरूरतमंद को या किसी आवारा पशु को दिया जाएगा। ये एक दिन का आह्वान है और हम इसे आगे भी लागू करने की कोशिश करेंगे। इसके साथ साथ जो 12 घंटे का जो नियम निकाला गया है ये बेहद ही शर्मनाक है। आज के कोविड-19 के जो हालात हैं, इसमें जो 12 घंटे काम कराने से जो मनुष्य की जो ह्यूमिडिटी कम होती है उससे ये रोग और भी बढ़ सकता है। इसलिए हमारी केंद्र सरकार से निवेदन है कि प्रतिदिन सिर्फ 6 घंटे कार्य लिया जाए और प्रत्येक घंटे का 100 रुपये मजदूर को दे होगा, जिससे भारत की और प्रदेश की आर्थिक स्थिति बेहतर होगी। इंटक की तरफ से इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस, उसकी तरफ से कलेक्टर साहब, दिलमान कलेक्टर साहब को ज्ञापन पेश करने आए हैं। उसके अंदर अभी जो फिलहाल सरकार ने मजदूरों के खिलाफ जो शोषण की कार्रवाई की है, हम उसका खिलाफ विरोध दर्ज कराने आए हैं। अभी कुछ स्टेट्स के अंदर, मध्य प्रदेश और कई जगह, वहाँ पर 8 घंटे से ज़्यादा काम ले रहे हैं मजदूरों का, हम उसका विरोध करने आए हैं। आज हम ज्ञापन देने आए हैं और कलेक्टर साहब को ये निवेदन करने आए हैं कि हमारी ये बात
निश्चित रूप से प्रधानमंत्री महोदय को भेज दी जाए ताकि हमारा विरोध दर्ज हो जाए और ये समस्या जो मजदूरों की समस्या है ये समस्या हटे, ये समस्या न रहे और ना हमें इसके लिए संविधान के दायरे में रहते हुए बहुत बड़ा आंदोलन करना पड़ेगा। अगर ये हमारी समस्या हल न हुई तो हमें संविधान के दायरे में रह करके आंदोलन करना पड़ेगा, जिसकी समस्त जिम्मेवारी इस सरकार की होगी। लॉकडाउन के कारण 10वीं और 12वीं की अधूरी रही परीक्षाएं 1 से 16 जुलाई के बीच आयोजित होंगी, जिसके लिए सीबीएसई द्वारा डेट शीट जारी कर दी गई है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ एजुकेशन ने 10वीं और 12वीं की शेष रह गई बोर्ड परीक्षाओं के लिए डेट शीट जारी कर दी है। 10वीं बोर्ड की परीक्षाएं केवल उत्तर पूर्वी दिल्ली के छात्रों के लिए आयोजित की जा रही हैं, जबकि देश में लॉकडाउन के बीच 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों की जिन विषयों की परीक्षा बाकी थी उसके लिए भी डेट शीट के आधार पर 1 से 15 जुलाई तक परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी। परीक्षा के दौरान छात्रों को परीक्षा केंद्र में सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करनी होगी। परीक्षा के दौरान मुंह को मास्क अथवा कपड़े से ढकना होगा। एक ट्रांसपेरेंट बोतल में हैंड सैनिटाइजर भी साथ लाना होगा। 1 जुलाई को राष्ट्रीय स्तर पर कक्षा 12वीं की होम साइंस, 2 जुलाई को हिंदी इलेक्टिव और हिंदी कोर की परीक्षा आयोजित की जाएगी। 7 जुलाई को 12वीं कक्षा के लिए इंफॉर्मेटिव कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की परीक्षाएं राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित होंगी। इसी प्रकार 9 जुलाई को राष्ट्रीय स्तर पर 12वीं की बिजनेस स्टडीज, 10 जुलाई को बायोटेक्नोलॉजी और 11 जुलाई को जियोग्राफी की परीक्षा आयोजित होगी। परीक्षाओं के दौरान शिक्षण संस्थाओं को सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों की पालना करवाना अनिवार्य होगा। परीक्षा के दौरान परीक्षार्थी बीमार न हो यह परिजन सुनिश्चित करेंगे। परीक्षाओं में प्रवेश पत्र पर लिखी नियमावली की पालना जरूरी होगी। इसके अलावा विद्यार्थियों के अभिभावक उन्हें कोरोना संक्रमण से बचाव की जानकारी देंगे। तो अभी बोर्ड की गाइडलाइंस आ रही है कि बच्चे जिस स्कूल में ही स्टडी कर रहे हैं वहीं पर उनके एग्जाम्स होंगे, तो उसको देखते हुए हम उसके लिए पूरी तरह तैयार हैं। हमारे रूम्स काफ़ी स्पेसियस हैं। अर्लियर जहाँ पर एक रूम में हम 24 की सीटिंग देते थे तो ये 12 की सीटिंग देंगे, ताकि प्रॉपर बच्चों में एक सोशल डिस्टेंस रहे। बच्चों को कहा जाएगा कि वो अपना सैनिटाइज़र लेके आए ट्रांसपेरेंट बॉटल्स में, और एग्ज़ाम शुरू होने से पहले हमारी कोशिश ये रहेगी कि हम अपने स्कूल को सैनिटाइज़ करवा दें और बच्चे मास्क वेयर करके आए, उनका नोज़ माउथ कम्प्लीटली मास्क से या किसी भी क्लॉथ से कवर किया जाए। और हम इंश्योर करेंगे कि जो बच्चा हमारे पास आ रहा है वो पहले से खांसी, जुकाम या सिक ना हो। इस तरह का अगर बच्चा हमारे पास आ रहा है तो हम उससे पहले ही उसके पेरेंट्स से बात करना चाहेंगे कि यस दिस पर्सन इज सिक, स्टूडेंट इज सिक, तो कोशिश की जाएगी कि उसे एक अलग रूम में कन्फाइन किया जाए, ताकि हमारा एक डिस्टेंसिंग पालन हो और बच्चे इन्फेक्टेड ना हो। सेकेंड थिंग, ड्यूरेशन है। हर एग्ज़ाम के बीच के अंदर बच्चों को कोशिश करेंगे कि वो अपने एडमिट कार्ड प्रॉपरली लाएँ, और जो एग्जामिनेशन सेंटर पर बच्चों में पूरी जो बच्चों को एक स्ट्रेस ना देकर कम्प्लीटली ऐसा एट होम एटमॉस्फेयर दिया जाएगा कि बच्चे को ये फियर ना हो कि मैं ये क्या कोरोना है, आई एम गिविंग द एग्जाम्स इन द स्ट्रेस। इस तरह का माहौल नहीं होगा। और क्वेश्चन पेपर का जो ड्यूरेशन रहेगा उस दौरान डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे। हमारे पास स्टाफ सफिशिएंट्स है, 4th क्लास सफिशिएंट्स है, वाटर सप्लाईज और सैनिटेशन सबकी प्रॉपर व्यवस्था है। और कोशिश की जाएगी कि जो भी हमारे वॉशरूम्स हैं हम वहाँ भी एक सैनिटाइज़र रखें बॉटल्स के अंदर, और सोप्स एंड लिक्विड सोप्स, पेपर सोप्स अवेलेबल हो, ताकि बच्चों को किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं। इसके लिए ग्लव्स की कोई गाइडलाइन आई नहीं है, बिकॉज आई थिंक अगर ग्लव्स पहन के बच्चा एग्जाम वो थोड़ा कंफर्टेबल फील नहीं करेगा। तो ये सब गाइडलाइंस हम अपनाएंगे, और ऐसा नहीं है कि बहुत ही स्मूथली और बहुत ही पीसफुली एक हेल्दी एटमॉस्फेयर में एग्जाम करवाया जाए। कुछ दिन पहले ही सीबीएसई बोर्ड ने एग्जामिनेशन जो पहले बची हुई थी उसका रीशेड्यूल किया है उसको, जो कि नई डेट्स हैं 7 जुलाई से लेकर के और 13 जुलाई तक। जिस फैकल्टी का भी जो एग्ज़ाम बची हुई है वो पूरी हो जाएंगी। इसमें कुछ सीबीएसई ने डायरेक्शंस बच्चों को भी दी है, कुछ प्रिकॉशंस दी है। बच्चे अपना हैंड सैनिटाइज़र, मास्क या और ऐसी चीज़ें जो उनकी सिक्योरिटी के लिए बहुत ज़रूरी हैं वो उनको अपने साथ लेके आना है। और पेरेंट्स भी इसमें पूरा सहयोग करेंगे बच्चों को सुरक्षित पहुंचाने, सुरक्षित ले जाने के लिए। जहां तक आगे चूंकि इस कोविड की वजह से
स्कूलिंग जो है उस पर बहुत बड़े क्वेश्चन मार्क खड़े हो गए हैं। अगर मैं हमारे टाइम्स पब्लिक स्कूल की बात करूं तो हमने, जैसा कि इंडिया में पहले से ही बेजूस या कुछ और ऐप जैसे चल रहे थे, तो हमने एक्सा मार्क्स जो लीडिंग एक ऑनलाइन सर्विस प्रोवाइडर है, तो उसको हमने फैब में ही सब्सक्राइब करवा लिया था और हम अपने बच्चों को ऑनलाइन एजुकेशन एक्सा मार्क्स के क्लासेस के थ्रू दे रहे हैं। इसके साथ साथ हमने हमारे स्टाफ से उनको काफ़ी एक टाइप से कहना चाहिए कि वर्कशॉप्स कंडक्ट करवाई पहले, जब हमें लगा कि आने वाला समय ऐसा सीरियस है जहां स्कूल में क्लासेस डिसकंटिन्यूड हो जाएंगी, तो टीचर्स अपने लेवल पे प्रिपेयर करते हैं चैप्टर्स और लेसन्स और बच्चों की एक्टिविटीज़, और हमने क्लास वाइज व्हाट्सएप ग्रुप बनाए हुए हैं जिसमें एवरीडे हमारे बच्चे जो हैं वो टीचर्स से जो कुछ उनको स्टडी मटेरियल के तौर पे चीज़ें मिलती हैं, लेसन प्लानिंग, चैप्टर, टॉपिक्स, वो करते हैं। और उसमें हमने टेंटिवली 2 o'clock तक का टाइम दिया हुआ है। उसके बाद में थ्रू आउट दी टाइम बच्चे सब्जेक्ट टीचर के पास इंडिविजुअली अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करवा सकते हैं, और वो काम हमारा बहुत अच्छे तरीके से हमारे टीचर कर रहे हैं, क्योंकि स्कूल में छोटे बच्चे नर्सरी, LKG, UKG, हो सकता है क्लास 3-4 तक के बच्चों को अर्ली स्टेजेस में स्कूल में नहीं आने दिया जाए। तो हम सब स्कूल जो चला रहे हैं वो गंभीर है इस बात को लेके कि बच्चों की इतना ज़्यादा जो ड्यूरेशन में वो घर रुकेंगे तो उनकी एजुकेशन, उनकी टीचिंग काफ़ी एक टाइप से डिस्टर्ब होने जा रही है। तो उसको ओवरकम कैसे किया जाए, हो सकता है आने वाले टाइम में कुछ और भी स्टेप्स इनोवेटिव तरीके से लिए जाएं, बट हम लोग इस दिशा में बहुत सीरियसली काम कर रहे हैं। कोरोना संक्रमण के चलते आर्थिक बदहाली से जूझ रहे जरूरतमंद परिवारों को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा राशन किट वितरित की गई। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा शुक्रवार को जरूरतमंद लोगों को राशन किट वितरित किए गए। प्राधिकरण अधिवक्ताओं ने बताया कि कोरोना महामारी के चलते देशव्यापी लॉकडाउन में आम जन की आर्थिक स्थिति बदहाल हो चुकी है। ऐसे में पहले से ही निर्धन लोगों के लिए भुखमरी की नौबत आन पड़ी है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा शहर के समाज सेवियों और दानदाताओं के सहयोग से 100 राशन किट तैयार की गई थी, जिन्हें झुग्गी बस्तियों में जरूरतमंदों तक भिजवाया गया। जिला न्यायालय में कोरोना संक्रमण को देखते हुए आमजन की समस्याओं के समाधान के लिए पूर्व में कंट्रोल रूम स्थापित किया गया था। कंट्रोल में पहले कई बार झुग्गी बस्ती के इलाकों में लोगों के भूखे रहने की सूचनाएं प्राप्त हुई थी। इसी को देखते हुए प्राधिकरण द्वारा दानदाताओं के सहयोग से राशन किट का वितरण किया जा रहा है। कोरोना महामारी से लड़ाई में देश का कोई भी नागरिक भूखा ना सोए, इसके लिए प्राधिकरण द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा ये आज राशन किट के वितरण का कार्य माननीय राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार किया जा रहा है। ये सबकी मंशा है कि कोई भी व्यक्ति हनुमानगढ़ में भूखा नहीं सोए, इसके लिए दानदाताओं के और समाज सेवियों के सहयोग से आज 100 राशन के किट तैयार करके जरूरतमंद लोगों को, जो इस कोरोना महामारी की विपदा के कारण असहाय, गरीब, बेरोजगार, श्रमिक, झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले हैं, उनको सहायता पहुंचाने के प्रयास के तहत जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से ये किट रवाना किए गए हैं। ये प्रयास है कि कोई व्यक्ति भूखा नहीं सोए, इसके लिए हमें जो जो निर्देश प्राप्त हुए हैं, और हमारे यहाँ जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में हेल्पलाइन नंबर भी खोले गए हैं। उस हेल्पलाइन नंबर पर भी कुछ व्यक्तियों के, गरीबों के, झुग्गी झोपड़ी में रहने वालों के भूखे रहने की सूचना प्राप्त हुई थी, इसलिए उनको किट पहुंचाने के लिए दानदाताओं से विशेष आग्रह करके, सहयोग प्राप्त करके ये किट वितरित किए जा रहे हैं, जिसमें आटा है, तेल है, सब्जी है और जरूरत के जो मसाले वगैरह सामान है वह उनको वितरित किए जाए। फास्ट फूड रेहड़ी संचालकों ने संचालन हेतु अनुमति प्रदान करने की मांग को लेकर शुक्रवार को जिला कलेक्टर जाकिर हुसैन को ज्ञापन सौंपा।
फास्ट फूड रेहड़ी संचालकों ने शुक्रवार को काम धंधा शुरू करने की मांग को लेकर जिला प्रशासन से गुहार लगाई। रेहड़ी संचालकों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंप फास्ट फूड की रेहड़ियों को संचालित करने की छूट प्रदान करने की मांग की है। रेहड़ी संचालकों ने बताया कि लॉकडाउन के चलते करीब 60 दिनों से उनका कारोबार पूरी तरह ठप होकर रह गया। उनकी आर्थिक स्थिति बेहद नाजुक हो चुकी है। घर में राशन पानी भी खत्म हो चुका है। ऐसे में घर के सामान्य खर्चे निकालना भी असंभव हो गया है। यदि इसी तरह से उनके कारोबार बंद रहे तो भुखमरी की नौबत आ जाएगी। लिहाजा रेहड़ी संचालकों ने फास्ट फूड के ठेलों को संचालित करने के लिए अनुमति प्रदान करने की मांग की है। कोरोना महामारी के चलते हम थोड़े परेशान चल रहे हैं। आर्थिक स्थिति हमारी डाउन हो चुकी है क्योंकि नौबत आ रही है, बिल्कुल भूखे मर रहे हैं। मतलब कोई कमाई का साधन नहीं है। एक ही जरिए हमारे पास रेहड़ी का, वो भी बंद है 2 महीने से। इसके प्रति हम कलेक्टर साहब के पास आए थे आज, उनको हमने ज्ञापन दिया। उन्होंने कहा कि भी सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए आप सिर्फ पैकिंग कर सकते हो, और निर्देश दिया भी आपको फ़ोन करके बता देंगे जो भी आदेश होगा। आज श्रीमान SDM साहब को बाज़ार में रेहड़ी वाले हैं जो उनके समस्याओं के लिए ज्ञापन दिया गया और ये कहा गया कि सरकार द्वारा जो निर्देश है उनका पालन किया जाएगा और जो भी सामान है वो पैकिंग करके उसको दिया जाएगा। सरकार द्वारा जो भी सोशल डिस्टेंसिंग के बारे में कहा है उसके लिए उसका पालन करेंगे। ये रेहड़ी लगाएंगे। जिला मुख्यालय पर वट सावित्री पर्व श्रद्धापूर्वक मनाया गया। इस दौरान महिलाओं ने सुखद जीवन की कामना के लिए बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर पूजन किया। जिला मुख्यालय पर शुक्रवार को वट सावित्री पर्व मनाया गया। लॉकडाउन की वजह से इस बार महिलाओं को घर में ही पूजन करना पड़ा। इसके लिए महिलाएं बरगद के पेड़ के पत्ते लाकर घरों पर ही कथा सुनकर पति के दीर्घ जीवन की कामना करती हैं। पंडित कृष्ण मुरारी शास्त्री ने बताया कि वट सावित्री पर्व महिलाओं द्वारा पति की लंबी आयु और उनके सुखद जीवन की कामना के लिए मनाया जाता है। इस दिन महिलाएं बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर पूजन करती हैं। वट सावित्री पर्व में बरगद के पेड़ का महत्व बहुत अधिक होता है। सनातन संस्कृति में ऐसा माना जाता है कि बरगद के पेड़ पर ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों देवताओं का वास होता है। इस दिन विवाहित महिलाएं वट वृक्ष पर जल चढ़ाकर उसमें कुमकुम अक्षत लगाती हैं तथा पेड़ पे रोली भी लपेटी जाती है। विधि विधान के साथ वट वृक्ष की पूजा की जाती है। ऐसा करने से महिलाओं को अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। महिलाओं द्वारा वट सावित्री व्रत त्रयोदशी तिथि से ही प्रारंभ हो जाता है। हालांकि कुछ महिलाएं केवल अमावस्या के दिन ही यह व्रत करती हैं। इस दिन वट वृक्ष की पूजा के साथ साथ सावित्री सत्यवान की पौराणिक कथा को भी सुना जाता है। पौराणिक मान्यता के अनुसार कहा जाता है कि सावित्री ने अपनी पूजा शक्ति से वट वृक्ष के नीचे ही अपने मृत पति सत्यवान को जीवित किया था। इसलिए इस व्रत का नाम वट सावित्री रखा गया। वट सावित्री की पूजा है जी। यहाँ पे हिंदुस्तान की सभी लेडीज, सभी सुहागन लेडीजें पूजा करती है, जिसमें इनका ये माना जाता है कि आज के दिन पूजा करने से उनकी पति की आयु लंबी होती है। सावित्री ने अपने पति सत्यवान के लिए पूजा की थी। उनके मृत शरीर को कहते हैं कि यमराज से छीन कर वो वापस लाई थी। इसकी यही मान्यता है कि हर सुहागन को इसके लिए पूजा करनी चाहिए। बरगद के पेड़ की पूजा की जाती है, जिसको कि इसी के लिए इसको वट सावित्री की पूजा बोला जाता है। ये पूजा ज्येष्ठ मास की अमावस्या को किया जाता है। आज जेठ अमावस्या वट सावित्री व्रत है और यह व्रत लोक परंपरा के अनुसार कहा गया है कि हिंदू के सभी लेडीज, चाहे वो किसी भी राज्य से हो, किसी भी देश से बिलोंग करते हो, तो वह वट सावित्री का व्रत जो करती है। वट सावित्री का व्रत जो है वह धन धान्य आदि की प्राप्ति के लिए, अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए, पुत्र प्राप्ति के लिए यह व्रत किया जाता है। सभी लेडीज सुबह इस व्रत को करके और बर के पेड़ के नीचे उनकी पूजा की जाती है और जनेऊ, रोली मोली, फल फूल इत्यादि चढ़ा करके और फिर इनका पूजा किया जाता है। और इसकी बहुत बड़ी मान्यता है क्योंकि सत्यवान सावित्री ने अपने पति के प्राण की रक्षा के लिए उन्होंने इस व्रत को किया था, जो उनके प्राण यमराज से वापस देना पड़ा। गांव चिश्तिया के युवाओं द्वारा कोला फार्म में विचरण करने वाले गोवंश के लिए गुड़ व हरे चारे की व्यवस्था की गई।
चिश्तिया गांव के युवाओं की ओर से कोला फार्म में विचरण करने वाले निराश्रित गोवंश के लिए शुक्रवार को गुड़ व हरा चारे की व्यवस्था की गई। गांव के युवाओं ने कहा कि गो सेवा को सबसे बड़ी सेवा माना गया है। उसी मार्ग पर चलते हुए गांव के युवाओं ने समय के खर्च से 2 ट्राली हरे चारे व गुड़ की व्यवस्था कर निराश्रित गोवंश को डालने का निर्णय लिया। उन्होंने बताया कि इससे पूर्व भी लॉकडाउन के दौरान गाँव के युवाओं द्वारा निराश्रित गायों के लिए पशु आहार की व्यवस्था करवाई गई थी। इस मौके पर विशाल सारस्वत, अश्विनी वर्मा, अंकित वर्मा, गोवर्धन, विनोद कुमार, संदीप कुमार, मांगीलाल सहित अन्य युवा मौजूद थे। युवाओं ने आज मिलकर कोला फार्म बेचारा और आवारा पशुओं को गुड़, हरा चारा व खल डाला। मिलके चिश्तिया गांव के युवाओं ने आज यहाँ पे एक ट्राली पूरी भर के चारे की और गुड़ और खल डाल के यहाँ पे इनको थोड़ा सहायक दिया। कोरोना के चलते इन पशुओं को कुछ मिल नहीं रहा था। आज लॉकडाउन खुलते ही हमारे यहाँ पे आने से पशुओं को कुछ राहत मिली है। इनको हरा चारा मिला है, गुड़ मिला है, खल मिली है। और आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होता हूँ नए समाचारों के साथ। तब तक आप प्रसन्न रहिए, स्वस्थ रहिए और लॉकडाउन के नियमों का पालन करते रहिए। नमस्कार।